नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम त्रिकोणीय संघर्ष को पढ़ेंगे, जिसमें पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष होगा। उसके बाद पाल वंश के बाद में भूमिहार राजवंश का उदय होगा तथा अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्तर भारत में तथा भारतवर्ष में नए नए राजवंशों का उदय होगा। इसके साथ ही त्रिकोणीय संघर्ष के बाद में और यहाँ उत्तर भारत की राजनीति में एक नया प्रारंभ होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत हम पढ़ रहे थे दोस्तों ऐतिहासिक काल का भाग प्राचीन भारत में हम वैदिक काल पढ़ चुके हैं। उसके बाद महाजनपद काल पढ़ा था, उसके बाद धार्मिक आंदोलन पढ़े थे, उसके बाद मगध काल को, उसके बाद मौर्य काल को देखा था, मौर्य काल के बाद उत्तर मौर्य काल को देखा था, उसके बाद गुप्त काल को देखा, उसके बाद सामंत काल देखा, उसके बाद संगम काल देखा, दक्षिण भारत के इसमें राज्य वगैरह देखे। उसके बाद अब त्रिकोणीय संघर्ष को आज पढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक होगा प्राचीन भारत का। इसके बाद मध्यकालीन भारत की शुरुआत होगी, लेकिन इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें नए राजवंशों का उदय होगा। इसी के साथ प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। त्रिकोणीय संघर्ष। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर नियंत्रण हेतु उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। जैसे ही कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, कन्नौज एक उत्तर भारत की सत्ता के रूप में प्रमुख केंद्र बन चुका था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर नियंत्रण के लिए उत्तराधिकारियों का संघर्ष जारी हुआ, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी था नहीं। तो जो अन्य राजवंश छोटे सामंत थे वो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रयास करने लगे। इस संघर्ष में प्रमुख रूप से 3 राजवंश शामिल हुए जो 150 वर्षों तक कन्नौज के लिए युद्ध करते रहे। इसमें प्रमुख रूप से 3 राजवंश उभर कर सामने आते हैं जो लगभग 150 वर्षों के लिए लगातार कभी किसी के हाथ कन्नौज लग जाता है, कभी किसी के हाथ बराबर युद्ध करते रहते हैं। इन 3 राजवंश में शामिल होने के कारण इसे त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। इन 3 राजवंश के शामिल होने के कारण इसे त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना गया। ये 3 राजवंश कौन कौन से हैं? बंगाल के पाल, गुर्जर प्रतिहार और मान्यखेत के राष्ट्रकूट। पिछले दक्षिण भारत में हमने देखा था ना मान्यखेत के राष्ट्रकूट, वही मान्यखेत के राष्ट्रकूट हैं। इसे हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पाल, बंगाल के पाल तथा गुर्जर प्रतिहार को पढ़ेंगे। पाल राजवंश। बंगाल के पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल था। जो पाल राजवंश है ना दो बंगाल का, उसका जो संस्थापक है वो गोपाल है। गोपाल यह बंगाल के विद्रोह में जनता द्वारा चुना गया। ये जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। इसने मत्स्य न्याय को खत्म कर दिया। मतलब मत्स्य न्याय वो न्याय होता है जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मतलब बड़े जो भूस्वामी होते थे वो छोटे लोगों का शोषण करते थे। तो इसने मत्स्य न्याय को खत्म कर दिया, क्योंकि ये जनता के द्वारा ही चुना गया था, दबे कुचले लोगों के द्वारा। तो इसने ऐसा न्याय खत्म कर दिया जो मत्स्य न्याय के नाम से जाना जाता था, जिसमें छोटे लोगों का ज्यादा शोषण किया जाता था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने नालंदा में अदोन्तपुरी की स्थापना की, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी मानने वाला था। और जो नालंदा बिहार था ना, उसमें अदोन्तपुरी की स्थापना करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला राजा धर्मपाल होता है। इसने आंतिचक्र भागलपुर में विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की और विक्रमशील की उपाधि धारण की। ये भागलपुर में विक्रमशिला नामक महाविहार बनाता है और विक्रमशील की उपाधि ग्रहण कर लेता है। सोमपुर, पहाड़पुर बंगाल, जो सोमपुर है ना पहाड़पुर बंगाल में, यहाँ पे महाविहार की स्थापना यहाँ भी करता है। गया में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। इसके दरबारी कवि धीमान और विस्पाल थे। इसके जो दरबार में कवि थे वो धीमान और विस्पाल थे। इसके गुरु आचार्य दीपकर थे, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जो आचार्य दीपकर इसके गुरु होते हैं ना, वो तिब्बत में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। अगला है देवपाल। इसने राजधानी मुंगेर को बनाया। बस इसमें यही जानना है, इसने राजधानी को अब मुंगेर बना लिया। अगला है रामपाल। इसके बाद पाल वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है।
कैवर्त विद्रोह को इसने रोका। इसके दरबारी सांध्याकर नंदी ने उपन्यास रामचरितम की रचना की। जो इसके दरबारी संध्याकर नंदी थे ना, उन्होंने एक उपन्यास रचित किया जो रामचरितम के नाम से जाना जाता है। इस वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल माना जाता है, परंतु कहीं कहीं रामपाल को ही अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। आपको कहीं कहीं गोविंद पाल अंतिम शासक के रूप में मिलेगा, लेकिन परंतु कहीं कहीं रामपाल में मिलेगा, तो इससे ध्यान रखिएगा। रामपाल के बाद में पाल वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है बंगाल के पालों का, और गोविंद पाल इसका अंतिम शासक होता है जो अंत तक चलता है। लेकिन मेन रामपाल के बाद इसका पतन प्रारंभ हो जाता है और छोटे से भूभाग में सीमित रह के जाता है। पाल वंश के बाद सेन वंश की स्थापना सामंत सेन द्वारा की जाती है। जब पाल वंश का पतन हो जाता है, उसके स्थान पर बंगाल में सेन वंश या जिसे भूमिहार वंश कहा जाता है, उसकी स्थापना सामंत सेन द्वारा की जाती है। चलिए अब पाल वंश की वंशावली को एक बार देख। पाल वंश की वंशावली, पहला राजा गोपाल होता है जो पाल वंश की स्थापना करता है। लगभग 750 से 770 ईस्वी के मध्य में राज्य करता है। अगला धर्मपाल, उसके बाद देवपाल, उसके बाद सूरपाल महेंद्रपाल जिसे कहते हैं। अगला विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्योपाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय, उसके बाद महिपाल, उसके बाद नयपाल, उसके बाद विग्रहपाल तृतीय, उसके बाद महिपाल द्वितीय, उसके बाद सूरपाल द्वितीय, उसके बाद रामपाल, कुमारपाल, गोपाल तृतीय, मदनपाल और गोविंदपाल अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही पाल वंश संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, लेकिन इसका पतन रामपाल से प्रारंभ हो जाता है और गोविंदपाल पे यह संपूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। चलिए अब अगला भूमिहार वंश या सेन वंश को देखते हैं। अगला है हमारा सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन द्वारा की गई। सेन वंश एक ब्रह्म क्षत्रिय भूमिहार राजवंश थे। ये ब्रह्म क्षत्रिय भूमिहार वंश के नाम से जाने जाते हैं। इसके शासक मूल रूप से मगध के वत्स गोत्रीय भूमिहार ब्राह्मण थे। जो भूमिहार ब्राह्मण मगध के वत्स गोत्रीय थे वो माने जाते हैं। कहीं पर कहीं इनकी उत्पत्ति कर्नाटक के ब्राह्मण वंश से भी मानी जाती है कि कर्नाटक में ब्राह्मण वंश से ये आकर बंगाल में आकर इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। कहीं कहीं ये आपको मगध में वत्स गोत्रीय भूमिहार ब्राह्मण के रूप में देखने को मिलेंगे। इसका राजा जो प्रतापी राजा होते हैं बल्लाल सेन, इसने हिंदू समाज की पवित्रता एवं वंश की शुद्धता को कायम रखने के लिए कुलीनता नामक आंदोलन चलाया। इसने हिंदू समाज में पवित्रता और शुद्धता को देखते हुए जो एक कुलीनता नामक आंदोलन चलाया, इसमें वर्ण व्यवस्था को कायम रखा तथा ये अंतर जातीय विवाह पर रोक लगाई। बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथों की रचना की। अद्भुत सागर एक ज्योतिष संबंधित रचना है। जो अद्भुत सागर है वो ज्योतिष से संबंधित एक रचना है। इसने निशंक शंकर की उपाधि धारण की। इसने एक उपाधि धारण की, वो निशंक शंकर नाम से उपाधि धारण करता है। अगला लक्ष्मण सेन, यह 60 वर्ष की उम्र में राजा बना। इसके दरबार में जयदेव, धोई और हाला युद्ध नामक के जो थे वो दरबारी थे। जयदेव ने रचना गीत गोविंद रची है। धोई ने पवनदूत, हाला युद्ध ने ब्राह्मण सर्वस्व ये रचनाएं रची हैं। ये सेन वंश या भूमिहार का ध्वज है। चलिए अब सेन वंश की वंशावली को देख लेते हैं। सेन वंश की वंशावली 1070 के आसपास में सामंत सेन इसकी स्थापना करता है, क्योंकि उस टाइम पाल वंश का पतन हो जाता है। उसके बाद पाल वंश सिमट कर छोटे भाग में सीमित रह जाता है और सेन वंश उभर कर सामने आ जाता है। उसका अगला राजा हेमंत सेन, उसके बाद विजय सेन, उसके बाद बल्लाल सेन, उसके बाद लक्ष्मण सेन। उसके साथ लक्ष्मण सेन के साथ ही इसका पतन हो जाता है अंतिम राजा के रूप में। लेकिन केशव सेन और उसके बाद भी अन्य छोटे छोटे राजवंश भी देखने को मिलते हैं। इसके सेन वंश के ये बताया जाता है कि जो हिमाचल में एक वंश था राजवंश, तो आज़ादी के समय जो विलय पत्र जारी करते हैं वो भी भूमिहार ब्राह्मण सेन वंश के रूप में
अपना विलय पत्र भारत में प्रमाणित करते हैं। तो इसका कोई निश्चित नहीं है कि सेन वंश का अंत कब हुआ, लेकिन जो मेन राजा थे वो ये रहे और लक्ष्मण सेन से ही इस सेन वंश की उत्पत्ति खत्म मानी जाती है। उसके बाद जो सल्तनत कालीन वंश आएंगे ना वो बंगाल पर कब्जा करेंगे और इसी के साथ सेन वंश समाप्त माना जाएगा। लेकिन भारत में छोटे छोटे राजवंशों के रूप में ये बने रहेंगे आजादी के समय तक। चलिए अब आगे हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश को देखते हैं। अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश, पहला राजपूत वंश जो राजनीति में आया। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ना वो राजनीति में आने वाला पहला राजपूत वंश होता है। प्रतिहारों ने त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत की। जो त्रिकोणीय संघर्ष था उसकी शुरुआत प्रतिहारों द्वारा की जाती है, क्योंकि ये कन्नौज के सबसे पास में होते हैं, दिल्ली वाला क्षेत्र इनका होता है और ये सबसे ज्यादा पास में होते हैं कन्नौज के, और अंत में इन्हीं का कब्जा कन्नौज पर होता है। उसके बाद ये 4 राजवंशों में बटेंगे, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन जो मेन कब्जा इनका ही कन्नौज में लास्ट में हो जाता है, क्योंकि जो राष्ट्रकूट वंश होता है वो जरूर युद्ध करने जरूर आते हैं, लेकिन उनके लिए दक्षिण भारत से यहाँ कब्जा जमाए रखना बहुत मुश्किल पड़ता है। इधर बंगाल से पालों को बंगाल से यहाँ तक कब्जा जमाना बहुत मुश्किल। ये दिल्ली से बहुत पास कन्नौज पड़ता है, तो लगभग 300-350 किलोमीटर। तो यहाँ पर इन्हें कब्जा जमाना बहुत आसान था, इसलिए अंत में जीत गुर्जर प्रतिहारों की होती है और कन्नौज पर इनका अधिकार हो जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ की वेदी से चालुक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार राजवंश की उत्पत्ति की। जो पौराणिक मान्यता है उसमें यह बताया जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ की हवन कुंड से चालुक्य, चौहान और प्रतिहार और राजवंश वंशों की उत्पत्ति ये करते हैं। प्रतिहार राजवंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम या हरिश्चंद्र ने की। जो नागभट्ट प्रथम होते हैं ना, इन्हें हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने प्रतिहार वंश की स्थापना की। इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज था। जो मिहिर भोज है ना वो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। मिहिर भोज, इसकी आस्था वैष्णव धर्म में थी। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसने आदि बरहा और प्रभास की उपाधि ग्रहण की। जो वैष्णव धर्म से संबंधित उपाधि है ना, आदि बरहा और प्रभास की उपाधि ये ग्रहण करता है। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों की उत्पत्ति लक्ष्मण से बताई गई है। जो लक्ष्मण थे ना उन्हीं के वंशज के रूप में जो प्रतिहार है ना वो अपने आप को मानते हैं। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से ऐसा पता लगता है कि लक्ष्मण के ये वंशज थे। अगला है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम के गुरु राजशेखर थे, जो कि दरबारी भी थे। जो महेंद्र शेखर के गुरु थे ना राजशेखर, वो दरबारी थे इनके और गुरु भी थे। राजशेखर की रचना कर्पूर मंजरी है। जो राजशेखर इनके गुरु थे ना उनकी एक रचना कर्पूर मंजरी है। चलिए अब आगे और देखते हैं। अगला है राजपाल। इसके शासन के समय 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। जो राजपाल होता है ना उसके समय में ही महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है और बहुत लूटपाट करता है। इसे अभी आगे हम सल्तनत काल से पहले पढ़ेंगे, जब आक्रमण पढ़ेंगे उसी में हम इसको देखेंगे मध्यकालीन भारत में। अगला है राजा यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद यहाँ के 4 राजवंशों का उदय हुआ। जो प्रतिहार वंश का विघटन होता है, प्रतिहार वंश जब नष्ट होता है तो उसी के साथ उत्तर भारत में जहाँ पर प्रतिहार राजवंशों का शासन होता है ना वहां से 4 राजवंशों का उदय होगा। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। जो मेन से 4 राजवंश जो वहां से चौहान, गहड़वाल जो राजवंश उदय होंगे ना उनको हम देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, महिपाल के शासन काल में अल मसूदी भारत आया। जो महिपाल प्रतिहार वंश का शासक था ना उसी के समय अल मसूदी, जो हमने आपको वीडियो में पढ़ाया था ना, विदेशी यात्री का वृत्तांत जो भारत में आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। भारत में आने वाले विदेशी यात्री, उसी में अल मसूदी का भी वर्णन है। तो अल मसूदी महिपाल के शासन काल में ही भारत आता है। अल मसूदी ने राजा को बोरा व गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा। जो अल मसूदी होता है ना
वो राजा को बोरा और गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर के नाम से पुकारता है। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। जो नागभट्ट द्वितीय होते हैं ना, वो कन्नौज को अपनी राजधानी फिर से बना लेते हैं। इस काल में अविवाहित कन्या के पुत्र को कानीन कहा जाता था। जो अविवाहित कन्या थी ना, उनसे अगर कोई पुत्र उत्पन्न होता था, विवाह से पूर्व ही अगर कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता था, तो उसे नाजायज बच्चे को कानीन के नाम से पुकारा जाता था। राष्ट्रकूट वंश के दक्षिण भारतीय सम्राट इंद्र तृतीय ने 1916 के आसपास कन्नौज में कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था। हमने पढ़ा था ना कि लगभग 150 वर्षों तक ये संघर्ष चलता है। कभी राष्ट्रकूट वंश कन्नौज पर शासन करेगा, तो कभी पाल वंश शासन करेगा और कभी प्रतिहार वंश शासन करेगा। तो इस तरीके से इनका शासन चलता रहता है। तो कभी कोई शासन कर लेता है, कभी कोई, इस तरीके से इनके बीच संघर्ष चलता है लगभग 150 वर्षों का। इसे ही त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जाना गया। चलिए अब एक बार प्रतिहार वंश की वंशावली को देख लेते हैं। प्रतिहार वंश के द्वारा चलाए गए ये सिक्के कुछ इस प्रकार हैं। चलिए प्रतिहार वंश की वंशावली इसे देखते हैं। नागभट्ट प्रथम द्वारा लगभग 730 ईस्वी के आसपास जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है लगभग, उसके बाद ये गुर्जर प्रतिहार वंश अस्तित्व में आ जाता है। उसके बाद अगला राजा देवराज होता है, वत्सराज। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय जो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाएगा। उसके बाद रामभद्र। उसके बाद मिहिर भोज या भोज प्रथम जिन्हें कहते हैं, मिहिर भोज जो प्रतापी शासक के रूप में जाना जाता है। महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय। उसके बाद देवपाला। उसके बाद विनायक पाल। उसके बाद महिपाल द्वितीय। उसके बाद विजयपाल द्वितीय। उसके बाद राजपाल। उसके बाद त्रिलोचन पाल। उसके बाद यशपाल जो कि अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहारों का अपने चरम पर इस प्रकार लगभग शासन था। जो मिहिर भोज के समय, जो मिहिर भोज ने लगभग सब जगह कब्जा कर लिया था, वो इस समय गुर्जर प्रतिहारों का कब्जा लगभग पूरे उत्तर भारत पर इनका अधिकार हो गया था। गुजरात से लेके लगभग बंगाल तक इनका पूरा अधिकार था। ये इसी के साथ गुर्जर प्रतिहार वंश अंत होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा उस चित्र के माध्यम से इनके संघर्ष को समझ लेते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं ना, ये चित्र है, इसमें आप देख रहे हैं कब ये राष्ट्रकूट वंश है। यहाँ पे दक्षिण में, पिछले वीडियो में हमने बताया था, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश था। इधर गुर्जर प्रतिहारों का कब्जा है, इधर बंगाल के पालों का कब्जा है। कभी ये कन्नौज पर ये कुछ समय के लिए अधिकार करेंगे, कभी कुछ समय के लिए ये अधिकार करेंगे। बराबर ये संघर्ष चलता रहता है। कभी राष्ट्रकूट जाकर यहाँ पे कन्नौज है ये यहाँ पर कब्जा कर लेंगे, कभी पाल जाकर ये कन्नौज पे कब्जा करेंगे और ये प्रतिहार कन्नौज पर कब्जा करेंगे। जो प्रतिहार वंश राजवंश है ना, वो यहीं के रहने वाले हैं और कन्नौज से इनकी दूरी ज्यादा नहीं है, लगभग 300-350 किलोमीटर होती है। पालों के लिए आना यहाँ पर बहुत मुश्किल है और राष्ट्रकूटों के लिए आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि राष्ट्रकूटों को नर्मदा पार करके, विंध्याचल श्रेणी को पार करके, उसके बाद बुंदेलखंड को पार करके तब कन्नौज तक जाया जा सकता था। उसके बाद वही बंगाल के पालों की स्थिति थी, इन्हें पूरा बंगाल पार करना था, बिहार पार करना था, पूर्वी भारत, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है उसे पार करके फिर कन्नौज की राजधानी पहुंचना होता था। इसलिए पालों के लिए ये कुछ समय के लिए तो कब्जा कर लेते थे, पर इसे नियंत्रित कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन जो प्रतिहार वंश था ना, वो यहीं पास के रहने वाले थे और उन्होंने इसीलिए, जो अगला नागभट्ट द्वितीय होता ना, वो इसीलिए कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है दिल्ली से हटाकर, कि यहाँ पर शासन बहुत अच्छे से चलाया जा सके। आपने अच्छे से इसे समझ लिया होगा। इसी के साथ त्रिकोणीय संघर्ष का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में जो राजवंश त्रिकोणीय संघर्ष के बाद उभरेंगे, छोटे छोटे राजवंश, उनको हम देखेंगे। आज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।